अभी आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो टाइम सागर 90.8 एफएम, दिल से दिल की बात। हेलो सागर वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है आरजे राम। आप लोगों से बातें करना है मेरा काम। तो रेडियो टाइम 90.8 एफएम की क्लॉक में बज चुके हैं 5 और 5 बजे से 6 बजे के बीच आपका फेवरेट सा प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुका हूँ, जिसका नाम है समय की बात युवाओं के साथ। और अगर हम बात करें समय की बात युवाओं के साथ इस प्रोग्राम की, तो आज इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान भी आए हुए हैं। जी हम इनसे आपको मिलवाएंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। जी हाँ, रेडियो टाइम 90.8 एफएम के साथ आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है बुंदेलखंड के लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत। चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान, वो हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा, सौम्य मुस्कान जो एक अपनेपन का एहसास कराती है और लोग इसे महसूस भी करते हैं, जिन्होंने क्षेत्र में समाज सेवा में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। नाम लेना चाहूंगा। जी हाँ, हमारे बीच आज इस प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित है पंडित अभिषेक गोपाल भार्गव जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, जिसका नाम है समय की बात युवाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए, तो अब देरी ना करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं पंडित अभिषेक भार्गव जी। इनसे ढेर सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें आज हम इनसे करने वाले हैं। कुछ बातों से कुछ सीखने को भी मिलेगा। जी हाँ, कुछ बातें होंगी बहुत ही मस्त वाली। जी हाँ, जो कि आपको कुछ सिखा कर जाएंगी। तो बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप भी अपना मैसेज हम तक पहुँचाना चाह रहे हैं तो जल्दी से नोट करिए हमारा नंबर 7748908908। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी बात समय की बात युवाओं के साथ में रखना चाहते हैं, कुछ आपका भी सवाल है, तो आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। पंडित अभिषेक भार्गव जी से बात करते हैं। कुछ हमारे पास सवाल है। आइए, तो पहले सवाल के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि समाज के लिए कुछ करने की, लोगों की परेशानियां दूर करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? ये जो प्रेरणा का विषय आपने छेड़ा है, सवाल आपने किया है, ये जीवन पर्यंत मैंने अपने पिताजी को देखा है। क्योंकि परिवार में मेरे स्वयं के प्रेरणा स्रोत के रूप में मेरे पिताजी मौजूद हैं, और बचपन से ही उन्हें राजनीति और समाज सेवा करते हुए मैं देख रहा हूँ। और बारीक से बारीक चीज़ों में और बड़ी संवेदनशीलता के साथ लोगों को कैसे ओबलाइज किया जाए, उनके कैसे काम आया जाए, गरीब व्यक्तियों को कैसे अपनत्व का भाव देते हुए उनकी समस्याओं का कैसे निराकरण किया जाए, ये सारी चीज़ें मैंने अपने परिवार में अपने पिताजी के माध्यम से सीखी हैं। और समाज सेवा, जो चूँकि राजनीति को अलग तरीके से देखते हैं लोग और समाज सेवा को अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन मेरे लिए हमेशा से राजनीति समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम रहा है। ये मेरा ध्येय वाक्य ही है जीवन का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि मैं समाज सेवा को बेहतर तरीके से कर सकूं। मेरा ऐसा मानना रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में होने के कारण आपको कुछ पावर्स, कहना चाहिए, ऐसी मिलती हैं, कुछ आपके पास अन्य सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा क्षमता आपकी होती है, और उस क्षमता के माध्यम से आप बियॉन्ड द लिमिट जाकर लोगों की मदद कर सकते हो, बाउंड्री लेस हो जाते हो आप। मतलब एक सामान्य व्यक्ति किसी की मदद करना चाहेगा तो वो किसी न किसी हर्डल के कारण रुक जाएगा, किसी न किसी बाधा के कारण, किसी न किसी सीमा तक पहुंचकर रुक जाएगा, और हो सकता है कि उस सीमा के कारण उस व्यक्ति की संपूर्ण मदद ना हो सके। लेकिन राजनीतिक व्यक्तियों के पास पहचान भी होती है, एक रुतबा भी होता है, एक पावर भी होती है, अधिकारियों से संपर्क भी होते हैं, तरह तरह के लोगों से अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो उन सारी चीजों के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति की एक अच्छी खासी मदद कर सकते हो आगे तक जाकर। इसलिए मैं राजनीति में रहना इसलिए केवल पसंद करता हूं कि मैं लोगों की मदद बियॉन्ड द लिमिट तक कर सकूं। जी हाँ, तो आपका मानना ये है कि आपको जो प्रेरणा है वो आपके पिताजी से ही मिलती है, और उनको ही देखते देखते हम बहुत कुछ सीखते हैं और सामाजिक कार्य में आगे आते हैं, और लोगों की मदद करने के लिए आप वहाँ पर पहुँचते भी हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की आप कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हमारा जो अगला सवाल है वो भी हमारे पास है। तो हम अभिषेक जी आपसे एक और अगला सवाल जानना चाहेंगे कि देखिए, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और मंत्री पुत्र होने के कारण लोगों की आपसे उम्मीदें भी बहुत रहती होंगी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उम्मीद अपने आप में कभी कभी परेशानी का कारण भी बनती है, और कई बार ये उम्मीद आपके लिए ऊर्जा का भी काम करती है। बिल्कुल, ये बात दोनों चीजें, बिल्कुल दोनों चीजें। परेशानी तब बनती है जब लोग अनएक्सपेक्टेड चीज आपके सामने रखते हैं, जो चीज
चीज किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है उस चीज को सॉल्व करना, और वो उम्मीद खास तौर से कई मामले ऐसे होते हैं जो नियम कायदों से ही उन चीजों को आप देख सकते हो, लेकिन जब लोगों की उम्मीद आपके प्रति होती है तो वो ये चाहते हैं कि आप तो नेता हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और अधिकांश पूरे देश में एक सिस्टम भी बना हुआ है नेताओं के प्रति, बड़े लोगों के प्रति, राजनेताओं के प्रति, पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स और सभी इनके प्रति, कि लोग ये सोचते हैं कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम इनके सामने कोई परेशानी बताएंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जनरल सा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती होना चाहता है वर्तमान सिनारियो में, तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने फॉर्म भर दिया है, रिटर्न एग्जाम निकाल दिया है, फिजिकल एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा जरूर होगा कि ये भैया हमारी मदद कर देंगे, हम कहीं ना कहीं कम हो रहे होंगे तो भैया कोई अप्रोच लगा देंगे, सिफारिश लगा देंगे, थोड़ा जैक लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये एक सामान्य तौर पर लोगों की राय नेताओं के प्रति होती है। पूर्व काल में ऐसा होता होगा, लेकिन वर्तमान काल में आजकल सारी चीजें पारदर्शी होती हैं, तो कई कई जगह इन उम्मीदों पर हम लोगों की खरा नहीं उतर पाते। ऐसे स्थानों पर मैं लोगों से यही कहता हूं कि भैया आप मेहनत करो, अच्छी पूरी ताकत के साथ अपना एग्जाम दो और अच्छे मनोभाव के साथ पूरा एफर्ट लगाकर आप अपना फिजिकल हो चाहे कुछ भी रिटर्न एग्जाम हो, उन सारी चीजों की तैयारी करो। जो होगा वो फिर आपकी किस्मत है, आपके प्रयास है। और कई कई बार जब लोग उम्मीद लगाकर हमारे पास आते हैं, जैसे किसी को हेल्थ के इश्यूज हैं, किसी को पढ़ाई का इशू है बच्चों के लिए, अन्य अन्य चीजें हैं। ये दो विषय मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि मेरा ज्यादातर फोकस इन चीजों पर होता है कि लोगों की हेल्थ इश्यूज, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी लीवर, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो पैसों के अभाव के कारण वो लोग अपना अच्छा इलाज नहीं करा पा रहे। जब ऐसे लोग मेरे पास आते हैं तो मैं बहुत उत्प्रेरित होकर इन सारी चीजों को उनके सहयोग करने के लिए आगे आता हूं, और ऐसे काम मुझे ऊर्जा देते हैं। क्यों ऊर्जा देते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को अपनी मुसीबत में अभिषेक भार्गव याद आया। बिल्कुल, लोग भगवान को याद करते हैं, हाँ। भगवान के बाद आपको याद करते हैं, तो ये आपको ऊर्जा देता है। बिल्कुल, कि आपने अपने कामों से, आपने अपने व्यवहार से, आपने अपने क्रियाकलापों से कहीं ना कहीं एक ऐसी पहचान लोगों के मन में बनाई है कि जब लोग मुसीबत में होते हैं तो वो आपको याद करते हैं। बिल्कुल, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें मुझे ऊर्जा देने का काम करती है। बिल्कुल यही होता है कि हम इसी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों की हेल्प करते जाते हैं, और हमारे जो क्षेत्र के लोग होते हैं उनको परेशानियों का बिल्कुल भी सामना ना करना पड़े। कोशिश यही रहती है कि मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसे निराश ना कर सकूं। बिल्कुल, उम्मीदों पर खरे ही उतरते हैं। क्योंकि सिस्टम ही प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि अगर प्रकृति ने आपको कैपेबल बनाया है जी, भगवान ने आपको सक्षम बनाया है किसी चीज को करने के लिए, और अगर आप उस चीज से मुंह मोड़ोगे या फिर उस चीज से आप क्या कहना चाहिए कि पीछे हटोगे, उस चीज को करने में आप लापरवाही दिखाओगे, तो फिर प्रकृति दूसरे तरीके से आपके साथ न्याय करेगी। बिल्कुल, वो न्याय ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति के कारण आज आप उस स्थान पर बैठे हो कि लोग आपके पास मांगने आ रहे हैं, आपसे उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं, और प्रकृति ने आपको सक्षम बनाया है तो आपको उस चीज का पालन करना ही पड़ेगा। आप आलस के कारण, किसी और मानसिकता के कारण, लापरवाही के कारण या अन्य किसी व्यस्तता के कारण जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उन चीजों के कारण अगर आप उस व्यक्ति को तवज्जो नहीं दोगे, उसकी चीज को सीरियसली नहीं लोगे, तो फिर प्रकृति इस प्रकार का न्याय करेगी कि आपको किसी के यहाँ मांगने जाना पड़ेगा, आपको किसी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझा है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसकी हर संभव मदद करने का प्रयास। सर कभी कभी हम कहीं पर बैठे होते हैं और लोग चर्चाएं कर रहे होते हैं कि हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और किस्मत के भरोसे ही बैठे बैठे पूरी जिंदगी बिता देते हैं कि हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे बैठे खाएंगे। क्या लोगों को किस्मत के भरोसे बैठना चाहिए? क्या बिना मेहनत के किस्मत साथ देती है? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किस्मत और मेहनत दोनों चीजें ऐसी हैं जो साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल, अकेली किस्मत के दम पर कुछ नहीं होता और अकेली मेहनत के दम पर कुछ नहीं होता। मेरे खुद के अनुभव ऐसे हैं जो मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में सीखे हैं। इसमें आप सामाजिक क्षेत्र भी जोड़ लीजिए, इसमें आप राजनीतिक क्षेत्र भी जोड़ लीजिए। आप मेहनत कीजिए, किस्मत आपके हाथ में नहीं है, किस्मत आप बना नहीं सकते, मेहनत आप कर सकते हो, मेहनत आपके हाथ में। पुरुषार्थ कहते हैं, बिल्कुल, पुरुषार्थ आपके हाथ में है, भाग्य आपके हाथ में नहीं। भाग्य परमात्मा के हाथ में है। और कई बार जब आप
कोई छोटी सी मेहनत करते हो जिसका फल आपको सीमित मिलना चाहिए, लेकिन जब उसमें आपको असीमित फल मिलता है तब आपको भाग्य का अंदाजा होता है कि यार ये चीज़ तो भाग्य से मिल गई। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो लेकिन उसका फल बहुत सीमित मिलता है, तब आपको लगता है यार भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो भाग्य तो होता है, लेकिन केवल और केवल भाग्य के भरोसे होना ये बहुत गलत है। मैं खास तौर से आजकल के युवाओं के लिए इस विषय में जरूर कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क टैलेंट को भी बीट करता है और हार्ड वर्क आपके भाग्य को भी जगमगाएगा। जो आप मेहनत करोगे वो आपके भाग्य को भी जगमगाएगा, आपके भाग्य को भी उठाएगा। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे मत रहिए, मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और बिल्कुल वो कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बिल्कुल ये जो बातों का सिलसिला है ना, ये यूं ही चलता रहेगा समय की बात युवाओं के साथ में। मेरा नाम है आरजे राम और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं पंडित अभिषेक गोपाल भार्गव जी की। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और युवाओं के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत बातें भी सुनने को मिल रही हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ समय की बात युवाओं के साथ इस प्रोग्राम में और हम आपसे मुलाकात करेंगे बहुत सारी चटपटी सी बातों के साथ। तो आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो टाइम 90.8 FM। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं पंडित अभिषेक भार्गव जी, उनसे हम जानना चाहेंगे। और अभिषेक सर यहाँ पर हमारे साथ हैं और उनकी पसंद का गाना हो तो सर आपकी पसंद का एक बढ़िया सा गाना हो जाए। मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है, तू धार है नदिया की, क्या बात, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। ओहो क्या बात है, बहुत ही मजेदार यहाँ पर गाना सुनने वाले हैं हम आपके साथ समय की बात युवाओं के साथ में। आइए सुनते हैं इस गाने को और मिलते हैं गाने के उस पार। आप लोग कहीं मत जाइएगा, अगर मैसेज करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा 7748908908। अपना मैसेज हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कुछ संदेश आप भी देना चाह रहे हैं, कुछ आपका भी सवाल है तो जरूर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट मैसेज करके आप पहुंचाइएगा। अभी फिलहाल इस गाने को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, मिलते हैं गाने के उस पार। अभी आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो टाइम सागर 90.8 FM, दिल से दिल की बात। ओहो एक प्यार का नगमा है, क्या बात है यार, मजा आ गया इस गाने के साथ। और समय की बात युवाओं के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ऐसे गाने ना लगातार आपको सुनने को मिलते रहेंगे क्योंकि आज हमारे साथ रेडियो टाइम 90.8 FM पर खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है आरजे राम और लगातार आपसे बातें कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं पंडित अभिषेक भार्गव जी। जी हाँ, बहुत सारी भी बातें बाकी है तो आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और इन प्यारी प्यारी सी बातों को, चटपटी बातों को। जी हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए बात करते हैं यहाँ पर अगला सवाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस प्यारे से प्रोग्राम समय की बात युवाओं के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और युवाओं को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं को जोड़ना आज के समय में आसान भी है और कठिन भी है। जी बिल्कुल। जब तक युवाओं के इंटरेस्ट का विषय नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, युवा वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड नहीं करते। जी। उन्हें जो अच्छा लगता है उस पर वो काफ़ी समय एंजॉय करते हैं, काफ़ी समय स्पेंड करते हैं और उसमें सारे एफर्ट्स भी लगाते हैं। जैसे सोशल मीडिया हो गई आज के समय में, मैं देखता हूँ हम लोग भी सभी उस चीज़ के आदी हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अधीर हो गया है आज का युवा, मतलब बहुत जल्दी बोर हो जाता है, धैर्यता नहीं है उसमें। उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक सर्वे हुआ था, एक रिसर्च हुई थी कि कितनी देर में युवा सोशल मीडिया पे बोर हो रहे हैं। तो जो अपन रील्स चलाते हैं ना, उसमें 3 सेकंड में युवा एक रील को देखकर बोर हो जाता है, उस स्क्रॉल कर देता, मतलब उसका कंसंट्रेशन का टाइम पीरियड 3 सेकंड है। 3 सेकंड में युवा बोर हो रहे हैं। तो युवा अधीर भी है, लेकिन जब तक उसके मन का सब्जेक्ट अगर आप उसके सामने नहीं दोगे वो आपसे जुड़ेगा भी नहीं। और कई चीज़ें मैं ऐसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में सिद्धांत कुछ युवाओं को ऐसे बनाने चाहिए, लक्ष्य लोगों को ऐसे बनाने चाहिए युवाओं को, जिसके माध्यम से उनका पूरा फोकस अपने पूरे एम की तरफ हो। बिल्कुल। तो आपका यही मानना है कि जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं उसी फील्ड में आपका पूरा फोकस होना चाहिए और उसी फील्ड में हमें आगे बढ़ना है। 100% जिस चीज में आपका पैशन है उस चीज में तो आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। लोग, समाज, माता पिता,
दोस्त यार ये जो प्रेशर दे के आपको आपके पैशन से अलग करके किसी और चीज में लगाते ना, कि आपका मन कर रहा है कि हम स्पोर्ट्स में जाएं, लेकिन समाज कह रहा है, रिश्तेदार कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं कि इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप डॉक्टर इंजीनियर बन पाओ, लेकिन आप उस चीज को मन से नहीं करोगे, वो चीज आपको बोझ लगेगी और धीरे धीरे आपका मन फिर उसमें फटता जाएगा और आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। मैं सदैव युवाओं से ये कहता हूं कि वो चीज तो आपको करनी ही है जिसमें आपका मन लगता हो, जो आपको अच्छी लगती हो, उसको अपने जीवन से कभी मत अलग करना, वो चीज आप करते रहो। लेकिन साथ में हो सकता है कि जो चीज आपको पसंद हो उसमें आपके लिए धनार्जन ना हो, मतलब आपके लिए कुछ पैसा कमाने की व्यवस्था ना हो, उससे केवल आपका शरीर, आपका मन स्वस्थ रह रहा है, लेकिन साथ में समाज में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है। तो कुछ व्यवसाय, कुछ प्रोफेशन अपन साथ में एडिशनल उसके ऐसे भी रखें जो आपके लिए धनोपार्जन की व्यवस्था करके दें, पैसा कमा के व्यवस्था दें, फिर ऐसे में आपकी लाइफ बड़ी बैलेंस चलेगी। बिल्कुल। तो ये जो अगला हमारा जो सवाल है, वो हमारा सवाल ये है कि आप हमेशा एनर्जी से भरपूर रहते हैं, इतनी भाग दौड़ के बीच भी चुस्त दुरुस्त नजर आते हैं, तो आज आपकी फिटनेस का राज हम जानना चाहेंगे ताकि अन्य युवा भी आपसे प्रेरणा ले सके। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक रेगुलर कुछ चीजें मेरे दिनचर्या में ऐड हैं जी। एक्सरसाइज ऐड है एक तो जी। एक्सरसाइज मैं करता हूँ यूं 1 घंटे करूँगा, 1.5 घंटे करूँगा या आधे घंटे करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि प्रतिदिन जिम जाकर एक्सरसाइज करूँ और संतुलित खाना। ऐसा नहीं कि हर 2 घंटे में 1 घंटे में आप खाए जा रहे हो, कुछ भी मिल रहा है आप खाए जा रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं। बैलेंस्ड डाइट आपकी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपके जीवन में हैं, और अच्छी नींद अगर आपको मिल गई, 6 घंटे की नींद भी मिल गई, 5 घंटे की नींद भी मिल गई, लेकिन अच्छी नींद आपको मिल गई, तो आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ होगा। फिर आपको चिड़चिड़ाहट नहीं आएगी, फिर आपको थकान नहीं होगी, फिर आपके शरीर को कष्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपका बॉडी फिट है तो आपका दिमाग भी फिट रहेगा। अब दिमाग फिट रहेगा तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोच भी सकोगे और ऊर्जा के साथ उन चीज़ों को अचीव करने के लिए पूरा एफर्ट भी लगाओगे। आप इस बात से ध्यान रखो कि जब आपको अच्छी नींद नहीं आती तो आपका दूसरा दिन सुबह से कैसा उठता है, निकलता है ना, भारी भारी सा होता है। ऐसा लगता है कि सो ही नहीं पाए हैं और अब कुछ काम में मन नहीं लग रहा है। लोग आपको कुछ बताते हैं, आपको चिड़चिड़ाहट आने लगती है। फिर आप अपने कलीग्स पे भी भड़क जाते हो, अपने दोस्तों पे भी भड़क जाते हो, अपने परिवार के लोगों पे भी भड़क जाते हो। तो फिर ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने का सबसे अच्छा एक माध्यम है, एक व्यवस्था है कि आप अपनी दिनचर्या सुधारिए। जैसे मैं युवाओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि जितना टाइम हम मोबाइल पे स्पेंड करते हैं उसको कम कर दो आप जी। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बेडरूम में आपकी टीवी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सोने का टाइम आपकी टीवी बेडरूम की डिस्टर्ब करती है, बिल्कुल पूरा बिगाड़ देती है। आप किसी ना किसी अच्छे समय पे आप सोने चले जाओगे, लेकिन अगर आपने कोई टीवी चालू की, कोई चैनल लगाया, कोई मूवी लगाई, तो 1-2 घंटे आपके सोने के वो खा जाएगी जी। इससे अच्छा है कि आप टीवी मत लगाओ। हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को ना आगे बढ़ा पाएँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ तो मुझे भी कई बार मैंने प्रैक्टिकल किया है। मैंने टीवी को बंद कर दिया और अच्छे समय पर मैं लगभग 10-11 बजे रात में मैं सो गया, अगर मुझे कुछ बाहर जाने का काम नहीं था। और सुबह मेरी नींद 5-6 बजे जब खुली तो आप ये मान के चलो कि बड़ा रिफ्रेश होके मैं उठा हूँ और फिर पूरा दिन बहुत अच्छा गया। एक एक्सरसाइज भी लोगों को अपने दिनचर्या में जोड़नी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बॉडी भी फिट रखेगी, आपका माइंड भी फिट रखेगी और आपकी पूरा जो दिनचर्या है, आपका पूरा जो शेड्यूल है, जो पूरा टाइम टेबल है, वो भी बहुत अच्छे से आपका चलेगा। मैं कई बार युवाओं से फिट रहने के लिए ये भी कहता हूँ कि भाई आपके ऊपर आपके परिवार की जवाबदारी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी हैं, बच्चे हैं अगर तो उनकी जवाबदारी है, आपके माता पिता की जवाबदारी है। तो फिट रहना आपका कर्तव्य है, इसको आप इस प्रकार से देखिए। अगर आप परिवार में अकेले हो, सिंगल हो, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको फिट रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप फिट नहीं रहते हो, कोई बीमारी आपको हो जाती है, कोई परेशानी आपको आ जाती है, तो जिस उम्र में आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, उस उम्र में आपके माता पिता क्या आपकी सेवा करेंगे क्या? फिर आप जो आपके कंधों पर खड़ा हुआ है, जो आपके भरोसे पर है, वो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए लोगों को फिट रहना इसलिए भी जरूरी है कि हम स्वयं के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी एक सहारा बन के रहें।
अगर आप भी अपना मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं, रेडियो टाइम 90.8 तक पहुंचाना चाहते हैं, तो 7748908908 पर व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज करके अपना मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए तो देरी ना करते हुए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और हमारे पास सवाल है और ये सवाल जो है वो है, समाज सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं और किसी तरह की कोई दुर्घटना आदि होने पर आप वहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं। कोई ऐसी घटना हो जिसने आपको झकझोर कर दिया हो और वो मंजर आज भी आपकी आंखों में झूलता हो। अभी हाल में ही हमारे विधानसभा का एक शहर है शाहपुर, वहाँ पर बारिश के सीजन में भी घटना हुई थी जी जिसमें 9 बच्चों का देहांत हुआ था। एक दीवार गिर गई थी जी और बड़ा ही बीभत्स दृश्य था वो, और मैं स्पॉट पर पहुंचा था। उसके बाद सरकारी यहाँ तिली हॉस्पिटल में जो हमारा जिला चिकित्सालय है वहाँ पर उन बच्चों के पोस्टमार्टम हुए, फिर उन बच्चों का अंतिम संस्कार हम सभी की आंखों के सामने हुआ। वो पूरा मंजर इतना ज़्यादा खौफनाक था मेरे लिए कि उसको शब्दों में बयान कर पाना, उसको देख पाना किसी कमज़ोर व्यक्ति के बस में था ही नहीं। और मैं आज भी उस घटना को याद करके बड़ा दुखी होता हूँ। और ये सारी चीज़ें चूँकि आपके हमारे बच्चे हैं सबके, जब आप पिता बनते हो, आपके परिवार में बच्चे होते हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा दुख देती हैं और कहीं ना कहीं झकझोर देती हैं। उन परिजनों ने जो दुख झेला उसकी तो कोई पूर्ति है नहीं, उन्होंने जो कष्ट झेला उसकी कोई पूर्ति नहीं, जो हानि उनको हुई उसकी कोई पूर्ति नहीं है। लेकिन ये घटनाएं निश्चित रूप से एक बड़ा सबक सभी के लिए देकर जाती हैं, सिखाकर जाती हैं, बड़ा सबक देकर जाती हैं। लेकिन दुख साथ में इस बात का भी है कि लोग सबक याद तो रखते हैं, लेकिन उस सबक का जो प्रतिफल होना चाहिए कि भाई इस सबक से हमने सीख लिया, अब ये गलती हम फिर नहीं करेंगे, उन चीज़ों के प्रति फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे वो लापरवाह होते जाते हैं। जैसा कि जब ये घटना हुई तो पूरे जिले में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जर्जर भवनों को गिराने की बात आई थी, तो नोटिस दिए जा रहे थे जर्जर भवन मालिकों के लिए। सरकार अपनी तरफ से भी कार्रवाई कर रही थी, उस समय कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन अब फिर धीरे धीरे वही रवैया धीरे धीरे लापरवाही का होता जा रहा है। मैं सदैव से लोगों से कहता हूं कि जान आपकी है, आपके बच्चों की है, आपके परिवार की, तो इसके प्रति हमें खुद सचेत रहना पड़ेगा। बिल्कुल, आप भगवान भरोसे नहीं रह सकते, आप सरकार भरोसे नहीं रह सकते। अगर आप भगवान और सरकार भरोसे रहोगे, देखिए भगवान नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप शासन प्रशासन के भरोसे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, अपनी तरफ से भी सावधानियां रखनी चाहिए, तभी तो हम सुरक्षित रह सकेंगे। सचेत रहना चाहिए, हाँ, सावधान रहना चाहिए। सचेत रहिए, सावधान रहिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। शासन प्रशासन की अपनी एक अलग जवाबदारी है, लेकिन अगर शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जवाबदारी से मुकरता है या हटता है, तो हो सकता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, FIR दर्ज हो जाए, उसे निष्कासित कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, जेल भी पहुंचा दिया जाए। लेकिन अंतोगत्वा नुकसान किसका होगा? उस व्यक्ति का होगा जिसने लापरवाही किया, दंश झेला है। बिल्कुल। तो मैं सदैव से लोगों से यही कहता हूं कि किसी के भरोसे मत रहो, अपनी सुरक्षा के प्रति स्वयं सचेत रहो। इन सारी घटनाओं से हमें सबक भी लेना चाहिए। ये घटनाएं जीवन में हमारे ऐसी आई हैं जो बड़ा सदैव दुख देंगी। जब जब वह समय आएगा, साल में जब जब भी वो दिन आएगा, वो तिथि आएगी, तो हम उस घटना को याद करेंगे और दुखी होंगे, उनके परिजन, उन बच्चों के माता पिता दुखी होंगे। इन सारी घटनाओं से हम सभी लोगों को सबक लेना चाहिए। तो इस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे युवाओं के लिए खासकर। कुछ लोग होते हैं जो राइडर, अपने आप को राइडर कहते हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, ना हेलमेट लगा कर रखेंगे और स्पीड में, बहुत स्पीड में गाड़ी चला कर जाते हैं। उनको तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, आगे पीछे जो गाड़ी चला रहे होते हैं, वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और गाड़ी कहीं ना कहीं उनकी डगमगा जाती है। लेकिन वो बहुत तेज गाड़ी चलाकर जाते हैं, ना हेलमेट लगा कर रखते हैं, और कुछ लोग 4 व्हीलर भी बहुत तेज आजकल चलाने लगे हैं। तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे, क्योंकि उनसे तो हम आग्रह ही कर सकते हैं, आप और हम आग्रह कर सकते हैं, बाकी फिर उनके हाथ में है। ये दोनों चीजें हैं। मैं प्रयास करता हूं कि स्वयं ट्रैफिक रूल ओबे करूं, फॉलो करूं। आपने, जब मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था तो आपने देखा होगा कि मैं सीट बेल्ट लगाया हुआ था। बिल्कुल। ड्राइवर और को पैसेंजर हम सभी सीट बेल्ट लगाते हैं मेरी गाड़ी में, और चाहे हम कस्बे में ही क्यों ना चल रहा हूँ, 10 की स्पीड पर चल रहा हूँ, 20, अब तो एक आदत हो गई कि गाड़ी में बैठेंगे तो सीट बेल्ट लगाएंगे। ये सारी चीजें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, किसी और को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। आप सीट बेल्ट नहीं लगा होगे, हाई स्पीड पर अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो आपको ही लॉस होगा। आप मोटरसाइकिल हाई स्पीड पर चला रहे हो, हेलमेट नहीं लगाए हो जी, और हाई स्पीड पे भी चला रहे हो, आप गिरोगे मोटरसाइकिल से, किसका नुकसान होगा?
जिसको आप मारोगे उसका नुकसान होगा और आपका नुकसान होगा। चलो सामने वाले का अपन छोड़ भी देते हैं, लेकिन आपका व्यक्तिगत नुकसान तो हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं चेकिंग लगाए हुई होती है, तो आपको जब पकड़ती है तो कहती है आपने हेलमेट नहीं लगाया, तो लोग फ़ोन निकाल लेते हैं। हाँ। हम भैया को फ़ोन लगा रहे, हम फलाने नेताजी को फ़ोन लगा रहे, हम फलाने अधिकारी को फ़ोन लगा। लोग यहाँ पर ये नहीं समझ रहे कि ये इज्जत का सवाल नहीं है भाई हेलमेट लगाना। हाँ। ये आपकी सुरक्षा का सवाल है। अगर पुलिस आपको रोक रही है, हेलमेट लगाने के लिए निवेदन कर रही है, तो ये आपकी स्वयं की सुरक्षा के लिए। कई घटनाएं मैंने अपने आंखों के सामने ऐसी देखी हैं कि केवल हेलमेट ना लगाने के कारण, अनियंत्रित गाड़ी चलाने के कारण, तेज गाड़ी चलाने के कारण घटनाएं हुई हैं और उसमें बहुत ही दुखद परिणाम आए। बिल्कुल। आपकी तो कैजुअलिटी हुई ही है, और आपने जिस व्यक्ति को ठोका है या जिसकी गाड़ी जिसको आपने मारा है उसमें भी सामने वाले की दुर्गति हुई। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि वही बात जो अभी मैं फिटनेस के नज़रिए से कह रहा था, इस नज़रिए से भी कहूँगा कि आपके ऊपर आपके परिवार की जवाबदारी है। आप अपने परिवार के बहुत लाडले व्यक्ति हो जी। आपके माता पिता आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, आपको तरह तरह के कैसे कैसे प्रयासों से आपको बड़ा किया है उन्होंने। आप उनके कलेजे के टुकड़े हो। और आप, कई लोग तो नशे में गाड़ी चलाते हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, और उसको आजकल शराब पीना एक फैशन माना जाता है। कई लोग ये कहते हैं हम शराब नहीं पीते, हम बियर पीते हैं। हमें आज तक ये सिस्टम समझ में नहीं आया कि शराब और बियर में इन लोगों ने अंतर क्या बना लिया। लेकिन नशा करना है या शराब पीना है, ये सारी चीज़ें करके मैं सदैव लोगों से यही कहता हूँ कि भाई नशे में तो कभी गाड़ी चलाना ही नहीं, और गाड़ी लापरवाही पूर्वक मत चलाइए, क्योंकि आपके परिवार की जवाबदारी आपके ऊपर है। आप बहुत लाडले हो, किसी न किसी की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। और जब आपके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो फिर आपके पूरे परिवार को सफ़र करना पड़ता है, आपको भी सफ़र करना पड़ता है। और जिस व्यक्ति को आप ठोकते हो, मारते हो गाड़ी लापरवाही पूर्वक चलाकर, जब सामने वाले व्यक्ति का भी नुकसान होता है तो उसके भी पूरे परिवार को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो मैं सारे युवाओं से यही कहूँगा कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, नशे में गाड़ी मत चलाइए, नशों से ही दूर रहो, और अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दीजिए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं उन सारी चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। तो ढेर सारी यहाँ पर बातें होती जा रही है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। तो आप लोग भी प्लीज सीट बेल्ट लगा कर रखिएगा, हेलमेट का उपयोग सदैव करते रहे, ट्रैफिक के जो भी नियम है उनका आप पालन करते रहे। हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गाने की ओर। तो एक और खूबसूरत सा गाना हो जाए इस प्यारे से प्रोग्राम में, समय की बात युवाओं के साथ में। सर एक और बढ़िया सा गाना हो जाए, मजा आ जाए, ताकि हमारे लिसनर्स को, सुनने वालों को। सारे मित्रों के साथ में उठता बैठता हूँ तो मित्रों के लिए समर्पित करूंगा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। इसी गाने के साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये गाना हम आपको सुनाते हैं रेडियो टाइम 90.8 FM के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, समय की बात युवाओं के साथ में। मेरा नाम है आरजे राम। हाँ, मैसेज जरूर कीजिएगा 7748908908 पर। बढ़ते हैं इस गाने के साथ आगे की ओर, मिलते हैं गाने के उस पार। अभी आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो टाइम सागर 90.8 FM, दिल से दिल की बात। हेलो सागर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्रोग्राम में। जी हाँ, मेरा नाम है आरजे राम। आप लोगों से बातें करना है मेरा काम। समय की बात युवाओं के साथ में लगातार हमारे साथ यहाँ पर लिसनर्स जुड़ रहे हैं, और आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे पास खास मेहमान भी है। जी हाँ, पंडित अभिषेक भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं। तो अगला जो सवाल है वो भी हमारा उनसे है कि आज कई मंत्रियों और नेताओं के बच्चे भी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा है। मैं इसको बड़ा सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ कि नेताओं के पुत्र पुत्रियां, उनके रिश्तेदार समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। ये परिपाटी कोई नई नहीं है, ये सदैव से चली आ रही है इस देश में, और इसका लाभ भी है और हानि भी है। मैं दोनों चीज़ों को गिनाऊंगा आपको। लाभ इस बात से है कि जिस क्षेत्र में उनके पिता या उनके परिजन पूर्व से राजनीति कर रहे हैं, तो एक और सहयोगी मिल जाता है वहाँ पे क्षेत्रवासियों को। अगर पिताजी, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो जैसे पिताजी क्षेत्र में नहीं होते हैं तो लोग मेरे पास आ जाते हैं। तो एक सहयोगी मिल गया उनको काम करने के लिए कि भाई वो नहीं है तो ये हमारा काम कर देंगे। तो ये बेनिफिट है क्षेत्रवासियों के लिए या किसी एरिया विशेष के लिए।
तो अच्छी बात ये होती है। दूसरी, जब नकारात्मक बात की बात मैं कहूँगा तो ये कहूँगा कि जब लोग अपने माता पिता की पावर को देखकर उस चीज़ को, उसके पीछे के संघर्ष को नहीं समझते हैं और सहजता में जो चीज़ उन्हें मिल गई, क्योंकि जब आप तो या तो थे नहीं, पैदा नहीं हुए थे, या फिर छोटे थे, जब आपके माता पिता का, आपके परिजनों का जिनका नाम हो गया है, उन्हें संघर्ष बहुत किया वो काम में। क्या क्या उन्हें सेक्रीफाइस किए, तब जाकर आज वो इस पोस्ट को होल्ड करते हैं। तो जब ये चीज़ हमें पता नहीं होती तो अपन चांदी का चम्मच, सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोगों की कैटेगरी में आते हैं। और जब आपको उस संघर्ष की अहमियत नहीं होती तब आप अपनी बुंदेलखंडी भाषा में हम कहें तो गर्राने लगते हैं। ये गर्राहट नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा। वो परिवार के लिए भी नुकसानदायक है, क्षेत्र के लिए भी नुकसानदायक है और स्वयं के लिए भी नुकसानदायक है। फिर क्या होता है कि सत्ता का गुरूर चढ़ता है, सत्ता का नशा चढ़ता है, और भगवान की और ज्यादा कृपा हुई आपके ऊपर तो आपको फिर दोस्त भी ऐसे मिल जाते हैं, अरे भैया आपकी तो बात अलग है, अरे भैया आपके आगे तो कोई नहीं लग रहा, अरे भैया आप ये करते हैं, अरे भैया वो करते हैं, अरे भैया उसने ये कह दिया। तो इन सारी चीजों में जब आप और फंसते हो ना, तब सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति आप उस परिवार के लिए बन जाओगे जिस परिवार में आप पैदा हुए। मैं सदैव से जो नए युवा साथी राजनीति में आ रहे हैं, जिनके माता पिता का नाम पूर्व से स्थापित है राजनीति में, ऐसे लोगों से मैं ये कहता हूं कि बेटा हमेशा ये ध्यान रखना कि जो काम आपके माता पिता ने नहीं किए वो भूल कर भी तुम भी मत करना। कई लोग मुझसे कहते हैं कि भैया राजनीति में हम आ गए हैं, बहुत सारा प्रेशर है हमारे ऊपर, क्या करें क्या ना करें। तो मैंने सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट अपनी जिंदगी का बना लो कि जो काम आपके पिताजी ने नहीं किए वो काम आपको भी नहीं करना है। तो आपको ना स्ट्रेस होगा, ना आपको अलग से कोई जीवन शैली विकसित करने की आवश्यकता लगेगी। सहजता में आप वो सारे काम करते जाओगे। और खुशी की बात है कि जो लोग राजनीति में आ रहे हैं नए युवा, वो समाज सेवा को भी अपना ध्येय बनाएं। केवल राजनीति मंच पर चढ़कर भाषण देना, होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाना, अच्छे कपड़े पहन के वीडियो फोटो शूट कराना, ये राजनीति आजकल नहीं है। राजनीति में निश्चित रूप से बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए पड़ता है। और जब तक लोगों के मन में आपके प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं होगा तो आप सफल राजनेता बन ही नहीं सकते। और उस विश्वास को उत्पन्न कराने के लिए, उस विश्वास को पैदा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनके सुख में उनके दुख में आप लोगों को शामिल होना पड़ेगा। हर हाल में भैया आपके साथ खड़े हैं, ये एक मोटो अगर लोगों के मन में आ गया तब आपका जीवन राजनेता के रूप में सफल मानिएगा। चलिए, अब आपने बुंदेली भाषा की बात करी है तो हम भी आपसे करे लेते हैं बात। तो सर, बहुत से लोगों को बुंदेली बोलने में बहुत शर्म आती है। करे यार हम काय को बोल रहे बुंदेली, मतलब उनको बुंदेली बोलना ना बहुत ही बेकार लगता है। अगर उनने बुंदेली बोल दिया तो बोलेंगे अरे तुम तो गांव खेड़ा के आदमी आओ गांव खेड़ा के बुंदेली बोल रहे तुम, सीधी शुद्ध बुंदेली अगर कौन ने बोले तो भैया उनको बुरा लगे जाता। बुंदेली न बोलियो हमारे संगे जा रहे हो। इस पर क्या विचार है आपके? देखो यार, इनोरो से तो हम यही कहो चाहते हैं कि बुंदेलखंडी बोले में बिल्कुल शर्म न करो चाहिए। एक समय हतो जब अपन बुंदेलखंडी बोले में ऐसे शर्माते कैसे, अपनी बुंदेलखंडी की ऐसी छाप हती कि जब बुंदेली भाषा जो है जब गंवारों की भाषा है, वो अपनी और बुंदेलखंडी में भाषा है, तो जब पुर्रों की भाषा है, गैर पढ़े लिखों की भाषा है। बुंदेलखंडी वो ही बोल रहा हो जो पढ़ो लिखो नहीं है। लेकिन अब समय बदलो, अपन ने देश को दूसरों कल्चर भी देखो। पंजाब में आप जाओ, पंजाबी में बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, आप उनके क्षेत्र में जाओगे वो अपनी भाषा में बात करेंगे। आज आपको अवधी की भाषा की टोन भी मिल जाएगी, लोग फिल्मों में मिल जाएगी, आपको मूवीज में मिल जाएगी, सारी चीजों में मिल जाएगी। तो ये चीजें अपन को इसलिए अच्छी लगने लगी क्योंकि ये एक चीजें स्थापित हो गई अपने कल्चर में। बिल्कुल। अब बुंदेलखंडी भी राइज हो रही है, बुंदेलखंडी भी बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल। सीरियलों में लोग बुंदेलखंडी बोल रहे हैं, फिल्मों में लोग बुंदेली यूज कर रहे हैं। तो मैं तो भाषण भी देता हूँ, हम अधिकांश बुंदेलखंडी के शब्द ही इस्तेमाल करते हैं, बुंदेलखंडी यही में बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं आती। मैं हिंदी या अंग्रेजी में उनसे बात करता हूँ जिन्हें बुंदेलखंडी समझ में नहीं आती। लेकिन अगर बुंदेलखंड का ही व्यक्ति है, अपने ही आसपास का व्यक्ति है, तो हम सहजता में उनसे बुंदेलखंडी में ही बात करते हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा बुंदेलखंडी को दिल से जब अपन बात करें तो मैसेज कन्वे करने में भी बुंदेलखंडी में ज्यादा आसानी होती है। तो मैं सभी युवाओं से कहूंगा जो बुंदेलखंड के निवासी हैं कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब तक आप अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करोगे तो संस्कृति भी आपको कुछ नहीं देगी। ये धरती ऐसी ही है, जब यहाँ से पैदा हुई चीजों पर अगर आप गर्व नहीं करोगे तो ये धरती भी आपको कुछ नहीं देगी। जी।
और इस लोकगीत के भी आपने बोल सुने होंगे, कैसा बुंदेली माटी महान कहा लोई को गान करे। तो बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी क्षेत्रीय भाषा को बिल्कुल भी ना छोड़ें, बोलना बहुत अच्छी बात है। अपनी लोक संस्कृति को आप भी बचा कर रखें, हम भी सहेज कर रखेंगे, आप लोग भी हमारा साथ जरूर दें। एक छोटी सी बात और हम करना चाहेंगे, आने वाले समय के लिए समाज कार्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, अभी मैं बड़ा गंभीरता से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। वैसे हमारे बहुत सारे प्रकल्प चलते हैं समाज सेवा के, खासतौर से हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर। मैं दोनों ही क्षेत्रों में लोगों की बियॉन्ड द लिमिट जाकर मदद करने का प्रयास करता हूँ। जो बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं स्कूल्स की, कॉलेजेस की, उन लोगों को मदद करता हूँ। उनके लिए अलग से कोचिंग्स की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। किताबें वगैरह नहीं होती तो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। जब ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है तो हम बाहर से टीचर्स लाकर महीने 2 महीने के लिए कोचिंग्स लगाते हैं और वहाँ पर निःशुल्क एजुकेशन बच्चों को दिलाने का प्रयास करते हैं। हेल्थ के विषय में हमारा ऐसा है कि प्रत्येक रविवार को हमारे गड़ाकोटा से हम 2 एम्बुलेंस भोपाल के लिए भेजते हैं। तो ऐसे मरीज जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वो सारे मरीजों को लेकर हमारा स्टाफ 2 एम्बुलेंस में भोपाल जाता है। वहाँ पर माननीय मंत्री जी का, माननीय पिताजी का जो बंगला है, सरकारी बंगला, वहाँ पर उनके सबके रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। और वहाँ से हमारा स्टाफ सोमवार को सुबह अलग अलग हॉस्पिटल्स में उन मरीजों को उनकी बीमारी के हिसाब से लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हम लोग करते हैं। ये हमारा एक चलता है। और जो हमारी सनातन परंपरा में 13वीं इत्यादि का और सोमकाज का व्यवस्था की बात है, उसको भी जो गरीब लोग नहीं कर पाते उसको भी हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट जिस पर मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूँ, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम, ये दोनों चीज़ों को हम साथ में क्लब करके गड़ाकोटा में खोलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है। मतलब वृद्धाश्रम आप समझ रहे होंगे जिनके बच्चों ने माता पिता को निकाल दिया घर से, उनके अपने बच्चों की उनकी आवश्यकता है कि हमें अपने बच्चों की आवश्यकता है। और अनाथ आश्रम जिनके माता पिता नहीं है, जिनके परिजन नहीं है, उन बच्चों को बुजुर्गों की आवश्यकता है, परिजनों की आवश्यकता है। तो वृद्धाश्रम के साथ अनाथ आश्रम खोलकर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हो जाएंगी। वृद्धों के लिए बच्चे मिल जाएंगे, बच्चों के लिए बुजुर्ग मिल जाएंगे। तो एक पारिवारिक माहौल का हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि योजना बड़ी है और उसमें बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन हैं, बहुत सारे विषय हैं, तो उन सारी चीज़ों पर पूर्ण रूप से मंथन चल रहा है। चूँकि ये कोई साधारण विषय नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा भी उसमें आती है, चूँकि और बुजुर्गों के हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम कैसे विचार करके एक स्थान पर बच्चों और बुजुर्गों की स्थायी व्यवस्था बनाकर उनके लिए एक आशियाना प्रोवाइड कर सकें। तो निश्चित रूप से मेरा अभी जो रिसेंटली हमारे परिवार में जो चर्चा चल रही है वो यही चर्चा चल रही है। आप देखेंगे आने वाले समय में हम इसको मूर्त रूप देने वाले हैं, बहुत जल्दी मूर्त रूप देने वाले हैं। वृद्धाश्रम प्लस अनाथ आश्रम, उसका नाम अभी नहीं सोचा है, लेकिन चूँकि तैयारियाँ करने का समय है तो अभी हम उसकी तैयारियों में लगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में अगर हमारा क्षेत्र विकसित हो रहा है तो मैं निश्चित ही मानता हूं कि डेवलपमेंट होगा और आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप इसी तरह से कार्य करते रहें। 90.8 FM रेडियो टाइम, दिल से दिल की बात। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। राम, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एंटरटेन भी किया है और इनके मंगल भविष्य की मैं बहुत कामना करता हूं और रेडियो टाइम के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और सारे लिसनर्स जो इनका प्रोग्राम सुनते हैं, रेडियो टाइम को सुनते हैं, हेलो फरमाइश जी, हेलो फरमाइश। रेडियो की क्वालिटी है, आप देखना, भले ही हमारे पास इंटरनेट आ गया, भले ही हमारे पास हमारी फिंगर टिप्स पे आपकी मनपसंद चीजें आप उसमें देख सकते हो, लेकिन एक जो क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, वो रेडियो की होती है। रेडियो पे कौन सा गाना आ रहा है, स्किप नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो आ रहा है वही सुनना है। तो इसमें भी एक उत्सुकता होती है। और जो नाम आप लोग यहाँ से लेते हो जिसकी फरमाइश का, आप उसका इफेक्ट आप मान के चलो कि पूरे गांव पे इफेक्ट पड़ता है। कि जैसे हमारे पटना बुजुर्ग से अगर किसी ने फरमाइश भेजी है और आपने अपने रेडियो पर उसका नाम अनाउंस कर दिया, बोल दिया, तो पूरे गांव में चर्चा का विषय होता है। तो ये बड़ी यूनिक क्वालिटीज़ हैं हमारे रेडियो की। और पहले आकाशवाणी चलता था,
लोग उसको मैंने तो देखा है कि जो गाय चराने वाले होते थे, भैंस चराने वाले होते थे, वो अपने साथ रेडियो लेकर जाया करते थे। एंटरटेनमेंट का उनके पास वही विकल्प था। आज इतना ज़्यादा विस्तृत ये मामला हो गया है, विषय हो गया है कि तरह तरह के एफएम रेडियो आ गए हैं, स्टेशन आ गए हैं। हमारे सागर के लिए रेडियो टाइम एक बड़ी उपलब्धि है। मैं सारे श्रोताओं के लिए भी बहुत बधाई दूंगा कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ें निश्चित रूप से, और तरह तरह की फरमाइश आप इन सभी के सामने रखते रहें ताकि आपका भी मनोरंजन होता रहे। और रेडियो टाइम के माध्यम से आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंताओं से मुक्त रहें, एक्सरसाइज को, फिटनेस को अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग बनाएं। और समाज सेवा के विषय में भी यही कहूँगा कि अपने अपने स्तर पर जिस किसी भी गरीब व्यक्ति की आप मदद कर सकें, भले ही ज़्यादा ना कर सकें, थोड़ी कर सकें, करने का प्रयास जरूर करें। मन से खुशी मिलती है, मन से शांति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय रेडियो टाइम को दिया, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। और आइए इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से आपका दोस्त आरजे राम लेता है विदा। आगे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो टाइम 90.8 FM। बाय बाय, गुड इवनिंग।